नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल जो मणिपुर में हुआ, जो वीडियो आया, हम सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस वीडियो को देखा है और उसके बारे में जाना है। उस वीडियो में जो कुछ हो रहा है या मणिपुर की सड़कों पर जो कुछ हो रहा है, आज मणिपुर को हम जिस हाल में देख रहे हैं, वो 38 लाख की आबादी वाला मणिपुर पूरे देश की छाती पे हथौड़ा ठोक ठोक कर एक संदेश दे रहा है कि सावधान हो जाओ, तुम्हारे अपने घर के नीचे ऐसी ही वारदात तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वक्त कितना लगेगा पता नहीं, लेकिन जल्द ही ये हो सकता है कि आपके पड़ोस का ही एक बच्चा कल लाठी लेकर आप पर हमला कर रहा हो, आपके कपड़े फाड़ रहा हो, और या ये हो सकता है कि किसी पड़ोस के जिस बच्चे को आपने गोद में खिलाया है, आप उसी की जान ले लें। आज हम समझेंगे कि ये पूरे हालात क्यों संभव से लगने लगे हैं, क्या हो गया है कि ये देश इतना बदल गया है। मैं बहुत सारे तर्कों के साथ में, बहुत सारी जानकारियों के साथ में और तथ्यों के साथ में अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्थिक रूप से साथ खड़े होना चाहते हैं तो चैनल के मेंबर बन जाइए। नीचे ज्वाइन बटन है चैनल के लोगों के साथ में, उसे क्लिक करेंगे तो आप मेंबर बन जाएंगे। बस आपको अपना प्लान चुनना होगा। मैं अभी आया। मैं अक्सर कहता हूँ, इस देश में जो कुछ हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है, वो कोई तमाशा नहीं है, फिल्म नहीं है, थिएटर नहीं है जिसको देखकर आप आगे बढ़ जाएं और आपकी ज़िंदगी सामान्य तरीके से चलने लगे। ये वो बदलाव है जो हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे आ रहा है। बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है जिसने 1938 में दुनिया को संदेश दे दिया था कि अगर आप सावधान न हुए तो ये नज़ारा आपके आसपास भी देखने को मिल सकता है। हम समय समय पर देखते रहते हैं। हमने गुजरात में देखा है, 2002 में देखा है, हमने मणिपुर में देखा है, देख रहे हैं, 84 में भी हमने देखा है, तब भी इसी तरह का कुछ हुआ था। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हमारे समाज में इस तरह की घटनाओं के पीछे के एलिमेंट, वो बीज कहाँ हैं जो अंकुर बन चुके हैं, जो बड़े होंगे तो नरवक्षी पेड़ बन जाएंगे, वो देखने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले मणिपुर की ये जो कहानी है, जिसकी तस्वीरें आई हैं, उन महिलाओं की आप बीती सुने, क्योंकि वो आप बीती इस देश की जगबीती है। महिलाओं को दंगाइयों ने घेर लिया, उनके घर को। उनके घर के जो 3 महिलाएं हैं, उसमें एक बच्ची है 20 साल के आसपास, उससे भी कम उसकी उम्र है, एक 40 साल के आसपास महिला है और एक 50 साल से ज़्यादा की महिला है। इन तीनों महिलाओं को भीड़ अपने साथ ले जाती है। उसे धमकाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम कपड़े उतार दो या मरने को तैयार रहो। खौफ के वातावरण में वो कपड़े उतार देती है और बहुत सारी भीड़ हैवान बन जाती है। सारी चीज़ें आपने वीडियो में देखी हैं। लेकिन इस कहानी में एक लाइन का बयान ये भी आता है कि इस भीड़ में उसके भाई का एक दोस्त भी शामिल था और इस भीड़ का हिस्सा था, और ये सब करने वालों में उनका एक अपना था। दूसरी कहानी, ये लड़कियां किसी तरह से जाकर छिप जाती हैं और निकलकर पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचती हैं। पुलिस अपनी गाड़ी में उन्हें बिठाती है और वापस दंगाइयों के हवाले कर देती है। इससे जुड़ी हुई भी एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बगल में लगी हुई है, जिसमें पुलिस वाले आगजनी और तोड़फोड़ का हिस्सा हैं, हथौड़ा लेकर कुछ तोड़ रहे हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तस्वीर के बारे में। क्या हो रहा है
क्या ये जो नफ़रती समाज हमने चुना है, जो नफ़रत हमने सीखी है, हमारे बीच में आई है, हम इसको किसी को दोष देंगे तो राजनीतिक हो जाएगा। हम सब जानते हैं नफ़रत का स्रोत क्या है, कहाँ से आ रही। मणिपुर में भी कैसे पहुंची, कैसे आदिवासी कल्याण के नाम पर वहाँ पहुंची। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति है, और शक्ति का एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टूल है। वो पूरे दिन आपके साथ खेल खेलेंगे और घर चले जाएंगे। आप कहेंगे कि भाई हम गए थे, हमने खेल खेला और घर आ गए, तो वहाँ तो कुछ हमको ऐसा सिखाया ही नहीं। लेकिन जब बाद में बैठकी होती है, आधे घंटे बैठते हैं, तो उस बीच में वही सारी बातें आपके दिमाग में ठूसी जाती हैं। इंदिरा गांधी की नाक प्लास्टिक की है, इस तरह की चीज़ें। संजय गांधी के पास घड़ी थी, घड़ी के अंदर स्विस बैंक का कोड था, ताकि एक ख़ास तरह की टारगेट जिनसे नफ़रत है उनके लिए फैलाया जा सके। मणिपुर में एक अच्छा खाद पानी था, क्योंकि मणिपुर की जो आदिवासी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मणिपुर की जो बसाहट है, दरअसल पहाड़ जो होते हैं, उन पहाड़ों के बीच में एक घाटी होती है, दो पहाड़ों के बीच में। तो जो घाटी वाला ज़मीन का इलाका है, वो इलाका है आपका इम्फाल वाला इलाका, जो राजधानी है मणिपुर की। और जो आसपास पहाड़ों का इलाका है, वो आदिवासियों वाला इलाका है। जो नीचे का इलाका है, वहाँ बहुत घनी बसाहट है। मणिपुर की करीब 50% से ज़्यादा आबादी वहाँ पर रहती है, और ये आबादी मैतेई है। बार बार हमको सोशल बताया जा रहा है कि वो आबादी हिंदू आबादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें बड़ी संख्या में हिंदू हैं, ये सच है। मैतेई भी ईसाई हैं। तो वहाँ पर उस आबादी को अगर ये समझाया जाने लगता है कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हारे पास तो ये 10% ज़मीन है, 90% पहाड़ों पर वो लोग रहते हैं, वहाँ पर उपज है, खनिज हैं, बहुत सारी चीज़ें। वो तो मलाई काट रहे हैं, वो अफीम की खेती भी कर रहे हैं, और तुमको वहाँ ज़मीन नहीं खरीदने देते। और फिर यहाँ पर ये कहा जाता है कि वो लोग तो राजधानी में आके बसते जा रहे हैं, यानी धीरे धीरे तुम्हारी ज़मीनों पर खतरा है, वो लोग तुम्हारी सारी ज़मीन छीन लेंगे और तुम उनकी ज़मीन ले नहीं पाओगे। इस डर के और इसके कारण दो समुदायों के बीच में नफ़रत पैदा की जाती है। फिर नफ़रत बढ़ाने वाले कारण, कहानी, किस्से और बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें गढ़ी बुनी जाती हैं और दिमाग में ठूसी जाती हैं। ये सिलसिला वहाँ सालों से चल रहा था। बहुत बड़े बड़े लोग, देश के नेता वहाँ जाके कैंप किए हुए थे, और वो सिर्फ इसी काम में लगे हुए थे। बाकी राजनीतिक चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन मैं सिर्फ नफ़रत के कारोबार पे जाता हूँ। जिस राज्य का मुख्यमंत्री भी इस तरह के बयान देता हो, उसमें नफ़रत ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप दिखती है। तो अब आपके आसपास ये नफ़रत कैसे आ सकती है, इसके उदाहरण अगर आपको देखने हों, तो मेरे बहुत सारे परिचित ऐसे हैं जो कल की तस्वीरें, वीडियो उनको ट्विटर वगैरह पे दिखे तो वो चैन से सो नहीं पाए। और कल से लगातार बहुत सारे लोग विचलित हैं, और उन तस्वीरों के बहाने से कई लोग इसको कुकी के साथ ऐसा हो गया, ये मैतेई ने किया है, मैतेई के साथ ऐसा हो गया, कुकी ने किया, इस पंचायत में लगे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हम एक जलते हुए मणिपुर के बीच में और ज़्यादा नफ़रत को नहीं झेल सकते। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि अब आप समझेंगे कि रोल वहाँ पर नफ़रत का क्या है। इंसिडेंट 4 मई का है, वीडियो कल वायरल होता है, और आज ही 4 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं एक ही दिन में। एक वीडियो वायरल हुआ, इस वायरल वीडियो ने एक संवेदनशीलता विकसित की, जिसके कारण प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। और उस संवेदनशीलता के कारण एक दिन में 4 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। तो भैया एक बात बताइए, 4 मई से लेके आज जुलाई की हो गई है 21 तारीख, एफआईआर तो हो गई थी। एफआईआर में सब कुछ लिखा हुआ है, सारा किस्सा कहानी लिखी हुई है, पुलिस का वो रूप भी एफआईआर में लिखा हुआ है, जो दंगाइयों के साथ मिल गई थी। जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ही मैतेई कुकी कर रहा हो, जब किसी देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहा हो, तो आप पुलिस को दोष कैसे दे सकते हैं? पुलिस तो रेडिकलाइज हो ही जाती है। इसीलिए मैंने वो तस्वीर ब्लैक एंड वाइट वाली अभी लगाई थी, वो जर्मनी की तस्वीर है, क्योंकि तब हिटलर नफ़रत फैला रहा था,
यहूदियों के खिलाफ, और पुलिस और सब लोग जो तस्वीरें अब आप देखते जाइए, ये सारी तस्वीरें जो लगी हुई हैं, ये तस्वीरें हैं जर्मनी में किस तरह से तोड़ फोड़ मचाई गई थी, किस तरह से पूरे के पूरे बाज़ार को शांति में, मुर्दा शांति में बदल दिया गया था और उसको तोड़ दिया गया था। ये उसकी तस्वीरें हैं। जो बच्चे की तस्वीर मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी, जो एक महिला के को मारता हुआ जा रहा है और वो घायल महिला दौड़ रही है, वो बच्चा आप मणिपुर के उन बच्चों में देख सकते हैं जो आसपास हैं। और वो हॉलोकास्ट की तस्वीर है, जब यहूदियों के खिलाफ जर्मनी में एक बड़े स्तर पर नफ़रत पैदा कर दी गई थी, तो बच्चा बच्चा भी नफ़रत से भर गया था, जिससे बाहर निकालने में जर्मनी को बहुत साल लगे और बहुत सारी तबाही जर्मनी ने झेली, युद्ध की विभीषिका झेली, हज़ारों मौतें झेली, तब जाके वो उससे बाहर निकले हैं। तो ये 4 लोग आपने आज गिरफ्तार किए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि किस तरह से इस पूरे बड़े घटनाक्रम के तुरंत बाद में एक नफ़रती ब्रिगेड चालू हो गई थी। नफ़रती ब्रिगेड में बोलता हूँ तो वो आपको सुबह पार्क में भी मिलती है। व्हाट्सएप अंकल जो हैं वो आपको सब जगह मिलते हैं। वो आज भी इस घटना को लेकर लगे होंगे। छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं करते हो, वहाँ पे भी तो ऐसा हुआ था। राजस्थान की बात क्यों नहीं करते हो, कुछ लोग कहेंगे 84 की बात क्यों नहीं करते। 84 का मैंने जिक्र जानबूझ कर किया, लेकिन मैं आपको बता दूं 84 में जो हुआ था वो लंबे समय की प्लानिंग का नतीजा नहीं था। लंबे समय से किसी एक समुदाय को टारगेट करके उसके खिलाफ नफरत फैला के और उसको एक खास मौके पर जब ट्रिगर हो जाए और मार देने की कोशिश नहीं थी। वो एक ऐसा भावनात्मक मौका था जिसका कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नफरत में बदलकर फ़ायदा उठाया और अपनी नफरत को जनता की नफरत में बदल के तबाही की। वो जो कुछ पैदा हुआ था उन्हीं दिनों में पैदा हुआ था। वो जो कुछ था वो लंबे समय से प्लानिंग करके समाज में जहर और नफरत खोलकर पैदा नहीं किया गया था। उस समय जो लोगों को अचानक सूझा उसका फ़ायदा कांग्रेस के लोगों ने उठाया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नफ़रत फैलाई, लोगों की जानें ली, आगजनी की, सब कुछ किया। लेकिन ऐसी घटनाओं के भी लॉन्ग टर्म प्रभाव होते हैं, वो हम देख रहे हैं। लेकिन अभी आप अगर समझिए तो ये रूबिका लियाकत का रिट्वीट देखिए। रूबिका हो या जितने भी एंकर्स हैं, आपने देखा होगा मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी भी इनको टारगेट नहीं करता हूँ। कभी ना कभी किसी न किसी ने मेरे साथ काम किया है, किसी के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं। अब मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत हमला करूं, ये शोभा नहीं देता है। रूबिका के साथ भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है और मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके हस्बैंड मेरे साथ काम कर चुके हैं। लेकिन रूबिका ने ये जो रीट्वीट किया है, ये रीट्वीट उनके प्रति पर्सनल नफरत नहीं, लेकिन उन्होंने जो किया है वो उस पूरे प्रभाव का नतीजा है, उस नफरती बयार का नतीजा है जिसमें वो भी बह रही है आपके पड़ोस के व्हाट्सएप वाले अंकल की तरह। रूबिका ने लिखा है कि मणिपुर की अमानवीय घटना दिल्ली के समाज के लिए स्पष्ट सबक है और वो लिख रही है कि ये फेक न्यूज है और वॉरफेयर है जो समाज के लिए बहुत घातक है। दुश्मन देश के एक क्लिक से अराजकता, गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। छलावा युद्ध के, यानी वो जो वीडियो वायरल हुआ है उसको सीधे नहीं कह पा रही हैं रूबिका, लेकिन वो ये कह रही हैं कि ये वीडियो प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है, भारत के खिलाफ फेक वीडियो है, विदेशी साजिश है। और ये उन्होंने नहीं कहा, ये किसी और ने कहा है, किसी चिरकुट चपंडूक ने वो ट्वीट किया है और उसको रूबिका ने रीट्वीट कर दिया। आपने उस नफरत को आगे बढ़ाया। आगे आ जाइए, एक और कोई रुस्तम पारवी है, ये जो है भगवा प्रांति का एक ट्वीट जो है उसको रिट्वीट कर रही हैं। उसमें उन्होंने मुझे भी टैग किया हुआ है और वो कह रही हैं कि कुकी ईसाई आतंकी मैती हिंदुओं के घरों पर लगातार म्यांमार में मिले हथियारों से हमला कर रहे हैं। इस वीडियो में गोली चला रही लड़की को ही मैतेई लोगों ने पकड़ लिया और उसका जुलूस निकाल दिया। यानी ये देखिए, ये हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की, ये फेक वीडियो है, इस वीडियो फेक वीडियो है और इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सोचिए, कल से क्यों आप इस ऐसे लोगों को डिफेंड करना चाह रहे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास का सबसे अमानवीय दृश्य सामने रखा।
ऐसे लोगों को जिन्होंने नफ़रत की सारी सरहदें लांघ दी, उन नफ़रतियों का आप सपोर्ट कर रहे हैं। जब नफ़रत के पूरे एनवायरनमेंट को सपोर्ट मिलता है, इसमें हिंदू ईसाई कर दिया उन्होंने, तो उससे नफ़रत और फैलती है। और ये जो नफ़रत का कारोबार है, इस कारोबार पे ही हमको हमला करना, और यही कारोबार कल परसों नरसों आपके इन तरह की चीज़ों को देखने के बाद आपके बीच में बहुत सारे मणिपुर के दंगाई पैदा होंगे। आपको और कुछ ट्वीट दिखा देता हूँ। जैसे ये आशीष साहब हैं, ये चीफ जस्टिस पे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए था। सही बात कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि सरकार जो भी है, लेकिन कुल मिला के कुकी क्रिश्चियन ग्रुप्स इन मणिपुर, ये VI करके कोई है, OA विवेक करके, इन्होंने अपना फ़ोटो भी लगाया हुआ है। आमतौर पे फेक अकाउंट्स इस तरह के आते हैं, और वो कह रहे हैं कि ये हिंदू कल्चर जो है मणिपुर का, उसका कुकी ग्रुप जो है ख़त्म करना चाहते हैं उसको। और एक मनोज सिंह है जो लिख रहे हैं कि कुकीज़ के पास आधुनिक हथियार कहाँ से आते हैं, और दिल्ली में बैठे आका इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करने देते हैं। कुल मिला के ये जो आप नफ़रत देख रहे हैं, इसी तरह से उमाशंकर भारद्वाज हैं, सनातनी, और ये कह रहे हैं कि कुकी समुदाय जो है वो मैतेई के खिलाफ जब अत्याचार करता है तो इसे कैसे इग्नोर कर देते हो आप, और वही सेकुलर लिबरल और सब के ऊपर जो है सवाल। तो आप, बड़ा मसला ये है कि देखिए, अभी तक आपने हमारे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। हमने उस वीडियो में लगातार आप लोगों को बताया कि वहाँ का पूरा मामला क्या है। हमने ये भी बताया कि म्यांमार से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आतंकी कितने लोग हैं। क्या आप सारे सिखों को खालिस्तानी मान सकते हैं? 84 में जो किया गया था वो आज आप कर सकते हैं? खालिस्तान की मांग करने वाले एक लिमिटेड संख्या में सिख हैं, और वो भी भारत से नफ़रत करते हैं, ये कहना ज़रूरी नहीं है। वो आपसे मुझसे नफ़रत करते हैं, ये कहना भी सही नहीं होगा। ये एक उनकी पॉलिटिकल डिमांड है। उस पॉलिटिकल डिमांड को पॉलिटिकल प्रोसेस से सुलझाया जाना चाहिए। तो आप अगर ये सोचें कि हम सारे की सारी चीज़ों को एक साथ सान दें और नफ़रत पैदा करें, तो ये सबसे बड़ा खतरा। एक और टीप देखिए, ये संदीप अरिबाम है, ये लिख रहे हैं कि वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में, मतलब ये कुल मिला के कल जो हत्या, जो वारदात हुई है, उस वारदात को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। संदीप अरिबाम का एक और ट्वीट भी है। इस तरह से और भी बहुत सारे ट्वीट आए हैं। मैं हिंदू हूँ करके एक ट्वीट आया है, और ये कह रहा है कि कुकी समुदाय के अत्याचार के बारे में कोई बात नहीं करता है। अब आपको इतने सारा बातें, देखिए मैं आपको अब फैलेसी वाले फिर उस पर फिर ले जाऊँ वीडियो पे। झूठ कहने का एक तरीका होता है, कुछ फैलेसीज होती हैं जिसमें आप स्पष्ट कुछ नहीं कहते हैं, गोलमोल बात करते हैं, और उन गोलमोल बातों में आप सामने वाले को फंसा लेते हैं, और वो व्हाट्सएप वाला नफरती अंकल बन जाता है। जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि कुकी समुदाय बहुत घृणित कार्य करता है, उस पर तो कुछ नहीं बोलते हैं, कुकी समुदाय पे तो कुछ नहीं बोलते, तो आपको लगता है कि कुकी समुदाय ने भी ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन क्या कुकी समुदाय ने जो ऐसा किया है, वो स्पेसिफिक घटना जिस दिन हुई थी, उस दिन तुम नफरती चिंटू जो आज ट्वीट कर रहे हो, उस दिन तुमने ट्वीट किया था? उस दिन तुमने ये मसला उठाया था? भांग खा के सो रहे थे या तुम्हारे मुंह में दही भरा हुआ था? आज तुम नफरत का कारोबार करने आए हो और इस तरह के कृत्य को जस्टिफाई कर रहे हो। ये जो लोग हैं ना, ये जो मोहित कुमार हैं, एक और हैं, और ये महिलाओं को निर्वस्त्र करने का एक वीडियो और आ गया कि महिलाओं को वीडियो तो चलाया था, ये कुकी की पिटाई का वीडियो क्यों नहीं चलाया। और एक मीनाक्षी जोशी इंडिया टीवी में एंकर है, ये लिखती है, जब दंगा करने के लिए महिलाओं को ढाल बनाया जाएगा तो दंगों का दंश भी आपके घर की महिलाएं ही झेलेंगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये कुकी समुदाय हो या मैतेई समुदाय, दोनों के लिए बराबर। ये कह रहे हैं, एक त्रिपाठी जी भी हैं। मतलब कुल मिला के भरा हुआ है ट्विटर ऐसे नफरती लोगों से जो आपको लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत सही हुआ। अब आप इनका साइको एनालिसिस करिए, इनकी मनोवैज्ञानिक दशा को समझिए। जो लोग अपनी आंखों के सामने किसी महिला के साथ इस तरह का अत्याचार होता हुआ देख रहे हैं, उसको सड़क पे परेड की जा रही है,
उसके जननांगों से छेड़छाड़ की जा रही है, कैमरे पे वीडियो बनाया जा रहा है, उसको खेत में पकड़कर ले जाया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद जो लोग इस तरह के ट्वीट कर सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो आदमी कल के दिन ना आपका ख्याल रखेगा, ना मेरा ख्याल रखेगा, किसी का ख्याल नहीं रखेगा। वो जो भाई था, भाई का दोस्त था उस भीड़ में, ये उस तरह के लोग हैं जो हर भीड़ में मिल जाएंगे आपको और नफ़रत पैदा करेंगे। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें। सामान का बहिष्कार करिए आप मुसलमानों के, ये मांग हमारे बीच में अक्सर आ जाती है। ये क्यों आती है? आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जो इतने के जितने भी, पिछले दिनों एक मैं वीडियो देख रहा था, अगर मुझे मिल गया तो मैं लगा दूंगा। एक नेत्रहीन महिला है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, कोई 2-3 साल का होगा। वो रो रहा है भूख से। वो महिला रोटी निकालती है, अपनी आंखों से दिख नहीं रहा है, सरसों के तेल की इतनी बड़ी शीशी निकालती है, उससे कुछ तेल लगाती है उस रोटी पे, थोड़ा नमक लगाती है और उसको उस रोटी पे लगा के उस बच्चे को दे देती है। वो खाने लगता है। वो नेत्रहीन गरीब मुस्लिम महिला आपकी नफ़रत की शिकार कैसे हो सकती है? आप उससे नफ़रत कैसे कर सकते हैं? वो तो आपकी दया की हकदार होनी चाहिए। और ये चीज़ हर उस मुसलमान पे लागू होती है जो आपकी मदद का और आपके प्यार का हकदार है, लेकिन आप उससे नफ़रत कर रहे हैं। क्यों नफ़रत कर रहे हैं? क्योंकि आप उसको एक खांचे में डाल रहे हैं और सिर्फ उसका धर्म देख रहे हैं। आप हर पाकिस्तानी से नफ़रत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसका मुल्क देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो भारत के लोगों के हकों के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो वो हिंदुओं के हकों के लिए लड़ रहे हैं। और वहाँ पे ये तबका हमेशा मजबूती से अपनी आवाज़ उठाता रहा है। उसने नुकसान फैज़ अहमद फैज़ से लेके और आज तक उठाया है। कितने बुद्धिजीवी हैं वहाँ पर। यहाँ पर बुद्धिजीवियों को भी कहा जाता है कि देश बाहर के गद्दारों से पहले देश के गद्दारों को ठिकाना लगाना ज़रूरी है। और ये सब चीज़ ठूस ठूस के दिमागों में भरी जा रही है। ये जॉम्बीज़ जो तैयार किए गए ना आपके आसपास, व्हाट्सएप वाले अंकल, इन लोगों के चेहरों में आप मणिपुर की वो भीड़ देखिए जो आपको लगेगा कि लड़की पर उसी तरह हमला कर रही है। जिस दिन माहौल में जहर होगा उस दिन ये भी नहीं देखेंगे कि कौन सगा है कौन सौतेला है, किसने गोद में बचपन में खिलाया है, क्योंकि इनकी अपनी संवेदना, अपनी सोच, अपना दिमाग नष्ट हो चुका है। इनके पास सिर्फ नफ़रत है। उदाहरण मैंने कुछ हिंदू मुसलमान वाले दिए हैं, लेकिन उसमें उदाहरण इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। ऐसे उस उदाहरण मुसलमानों के अंदर भी हैं, बड़ी संख्या में हैं। जो एलिमेंट यहाँ सक्रिय हैं उन्हीं के काउंटर पार्ट वहाँ पर भी सक्रिय हैं और वो भी उसी तरह से आग लगा रहे हैं, वो भी उसी तरह से उनको अलग तरीके से भड़का रहे हैं। ये उनके नाम से डरा रहे हैं। अगर इतना साल हो गया आबादी इनकी ज़्यादा हो जाएगी, उतना देश का गृहमंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहा है कि साहब 1947 में आबादी इतनी थी और आज आबादी इतनी है। मैंने आबादी वीडियो बनाया, देख लीजिएगा। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है भाई? 47 में जनगणना हुई नहीं है, उससे पहले जनगणना हुई है 1941 में। 41 में दोनों देश एक थे, तो हिंदू वहाँ से यहाँ नहीं आए थे, यहाँ से मुसलमान वहाँ नहीं गए थे। तो पाकिस्तान में हिंदुओं का प्रतिशत तो बड़ा हो गई। 51 की जनगणना करो ना, 47 के 4 साल बाद जो हुई है, उसकी तुलना अगर गृह मंत्री भी नहीं करेगा संसद में बयान देते हुए, तो इस देश में आप समझ सकते हैं कि आंकड़ों से किस तरह का तोड़ मरोड़ की जा रही है। और ऐसे ही झूठे आंकड़े, झूठी कहानियां, कई बार तो मेरे पास व्हाट्सएप पे 10-10, 15-15 झूठी घटनाओं का मैसेज आ जाता है और पड़ोस का इसी तरह का कोई नफरती चिंटू उसको फॉरवर्ड कर देता है, अंकल जी लोग या आंटी लोग, और वो जो फॉरवर्ड करते हैं उसको कहते हैं अब इसका जवाब दो। अब मैं उन 10 घटनाओं का सच निकालूं, उस सच को निकाल के उसको रिसर्च करूं, 2.5 घंटा लगाता हूं और भेजता हूं कि चलो कोई नहीं, एक आंटी कम से कम उस भीड़ से बच जाएं
जो मणिपुर में जाकर उस महिला की परेड करा रही है। ये सिर्फ स्त्री बनाम पुरुष का मसला भी नहीं है, ये नफरत का मसला है। और दूसरा मसला इसमें सबसे बड़ा, जो महिलाओं के ऊपर ये अटैक क्यों हो रहा है, नफरत में पुरुष के ऊपर भी हो सकता है, हो रहा है पुरुष के ऊपर, लेकिन इसका भी उत्तर समझिए। महिलाओं के ऊपर ही अटैक इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं को हमारा समाज पुरुष की संपत्ति मानता है। पुरुष का धर्म माना जाता है कि वो उसकी रक्षा करे, और पुरुष को ये चुनौती दी जाती है कि तेरी महिला के साथ हमने ऐसा किया, यानी तेरा सुरक्षा चक्र तोड़ दिया, ये तेरे लिए चुनौती है। और दूसरी इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह भी है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप दीवार पे घूसा मारते हैं, जब आपको गुस्सा आता है तो आप तकिए पे हाथ मारते हैं, जब आपको गुस्सा आता है तो आप बच्चे को पीट देते हैं, और गुस्सा आता है तो महिला को पीट देते हैं। कभी आपने गुस्से में ऐसा नहीं किया होगा कि कोई अपने से 3 गुना ऊंचा लंबा चौड़ा पहलवान हो, उसको ठोक दिया हो। क्यों? क्योंकि गुस्से को निकालने के लिए आपको एक कमज़ोर ऑब्जेक्ट चाहिए, जो ऑब्जेक्ट आपको रिवर्ट ना करे। और आपके दिमाग में महिलाओं की ये छवि है कि इनको हम हिट करेंगे तो हमको जवाब नहीं दे पाएंगी, क्योंकि ये शारीरिक रूप से कोमल हैं, इसलिए महिलाएं निशाना बनती हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक सावधानी रखने की ज़रूरत है। आज हम जहां खड़े हैं वो जगह मणिपुर की उस घटना से बहुत दूर नहीं है। अगर आज हम अपने आसपास से नफ़रत का वातावरण ख़त्म नहीं करते हैं तो आने वाले समय में, कान खोलकर सुन लीजिए, आपका बच्चा, आपका भाई या आप खुद इस तरह की हिंसा में कूद सकते हैं, या किसी आपके आसपास के करप्ट खोपड़ी वाले की हिंसा का शिकार हो सकते हैं। इसमें भूल जाइए कि ये हिंसा में कोई धर्म वाला शिकार होगा। इस हिंसा का शिकार आपके अपने ही धर्म के लोग आपको बना सकते हैं, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप उनके झूठ का प्रतिवाद करते हैं, तो आप तो देश के अंदर के दुश्मन हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आपको तो निशाने पे होना चाहिए। तो समझिए, नफ़रत को किसी भी तरह से त्यागिए, अपने से दूर करिए, अपने लोगों को समझाइए। समय समय पे मैं बहुत सारी जानकारियाँ देते रहता हूँ जो नफ़रत को दूर करने वाली हैं। जैसे मुसलमान बहुमत में हो जाते हैं तो वो मुस्लिम राष्ट्र बन जाता है। मैंने इस पर लेकर वीडियो बनाया कि कैसे बहुमत में राष्ट्र आज भी 92% मुस्लिम आबादी वाले राज्य भी सेकुलर देश हैं। ऐसे देश भी हैं जहाँ पे संसद और यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में भी दूसरे धर्म के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है। वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता है। ऐसे देश भी हैं। तो इसलिए आँख बंद करके नफ़रत में मत पड़िए। इस तरह के बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। मैं वीडियो लगता है हमेशा कि यूट्यूबर खड़े होकर अपने वीडियो देखने की रिकमेंडेशन कर रहा है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मान लीजिए, नफ़रत से निकल आइए, जीवन में आगे बढ़ना है। जर्मनी नफ़रत में जब घिर गया था तो उसको उबरने में बहुत समय लगा, और ठीक उसी तरह की जो हिंसा है वो हम अपना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो मित्रों से साझा करें, मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। हम लोग बहुत ख़तरे में हैं, इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है कि ख़तरा कितने नज़दीक आ गया है। इससे पहले ये और नज़दीक आए, उस वीडियो को फिर याद कीजिए। ऊपर वाले से मनाइए कि हमारे अंदर से इतना बदलाव आ जाए कि ऐसी कोई घटना फिर इस देश में ना हो। नमस्कार, जय हिंद।